आज हम कक्षा आज हम कक्षा 10 के पाठ नंबर पहले रासायनिक अभिक्रिया में समीकरण के बारे में पढ़ेंगे। रासायनिक अभिक्रिया समीकरण के इससे पहले पाठ शुरू करें, इससे पहले मैं ब्लैक बोर्ड पर यहाँ पे आपको कुछ उदाहरण दिख रहे हैं। इसमें पहला उदाहरण है दूध का दही बनना, दूसरा उदाहरण लकड़ी का जलना, तीसरा है सेब का काटना और मोम का पिघलना। इसमें आपको पता चल रहा है, ये उदाहरण लिख रहे हैं, इसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन हुए हैं। जैसे दूध से दही बना तो इसमें कुछ परिवर्तन हुआ, लकड़ी का जलना तो क्या हमें परिवर्तन हुआ, सेब का काटना तो परिवर्तन हुआ, मोम का पिघलना या परिवर्तन होगा। हम अपने दैनिक जीवन में ये सभी उदाहरण क्या है देखते हैं, दूध से दही बनना, लकड़ी का जलना, लेकिन हमें यह पता नहीं होता है कि इनमें कौन सा परिवर्तन हो रहा है। आज मैं इसी के बारे में पढ़ेंगे। पहले आपको मैं बता देता हूँ कि इनमें कौन सा परिवर्तन होता है, उसके बाद हम पाठ स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है दूध का दही बनना और लकड़ी का जलना, ये दोनों परिवर्तन हो गए हैं रासायनिक परिवर्तन। ये रासायनिक परिवर्तन कैसे हैं अभी मैं आपको बताता हूँ, ये रासायनिक परिवर्तन कैसे हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ है सेब का काटना और मोम का पिघलना, ये भौतिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन कैसे हैं आप देखो, यहाँ पे दूध से दही बनना, अब दही से हम वापस क्या दूध बना सकते हैं, क्या नहीं बना सकते हैं, तो ये कौन सा परिवर्तन हो गया, रासायनिक। यहाँ पे देखा है आपको लकड़ी है, लकड़ी जल जाती है तो हमें क्या प्राप्त होती है, राख। क्या राख से हम पुनः लकड़ी बना सकते हैं, तो उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। अब देखो रासायनिक परिवर्तन की परिभाषा, वह ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ को क्या है पुण्य प्राप्त नहीं कर सकते हैं, जिसे क्या कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखो दही बन गया, दही से हम पुण्य दूध प्राप्त कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। लकड़ी जलकर राख बनाती है, राख से हम क्या पुण्य लकड़ी प्राप्त कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो कौन सा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन। उसके बाद नीचे दो उदाहरण दिए, सेब का काटना और मोम का पिघलना। इसमें देखो हमने सेब को काटा है, हमें मूल क्या चीज प्राप्त हो रही है, सेब को काटने पर सेब का आकार तो बदल रहा है, लेकिन हमें प्राप्त क्या हो रहा है, सेब ही प्राप्त हो रहा है। जैसे मोम पिघल रही है तो मोम हमें पिघलती है तो मोम का आकार बदलता है, ना कि हमें मोम पूरी जल जाती है। इसमें यह भौतिक परिवर्तन है। तो भौतिक परिवर्तन में क्या है कि वह ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के मूल गुण तो समान ही रहते हैं, लेकिन पदार्थ के आकार में परिवर्तन होता है और पदार्थ क्या है पुण्य। यहाँ पर भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में अंतर लिखे हुए हैं। देखो भौतिक परिवर्तन में क्या है, पदार्थ को पुण्य प्राप्त किया जा सकता है, जबकि रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ को पुण्य प्राप्त नहीं किया जा सकता है। उदाहरण है लकड़ी को काटना, सेब काटना, उदाहरण है यहाँ पे लकड़ी का जलना और दूध का दही बनना। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि हमारे पाठ में 10वीं के इस पाठ में भौतिक परिवर्तन के बारे में नहीं है, रासायनिक परिवर्तन के बारे में है। हमें पढ़ना है रासायनिक परिवर्तन के बारे में। अब देखो अगर किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन हो रहा है तो पदार्थ में क्या क्या परिवर्तन हो रहा है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है दूध से दही बनना, पहला ये। दूसरा अब देखो दूध से दही बना है तो इसमें पदार्थ में देखो दूध है, दूध कौन सी अवस्था में है, द्रव अवस्था में है, और दही ठोस अवस्था में है, वो भी मुलायम ठोस अवस्था में है। तो इनमें क्या हुआ, अवस्था में परिवर्तन हुआ। दूसरा हम क्या देखते हैं कि लोहे पर जंग लगता है, लोहे पर जंग लगता है तो उसमें क्या होता है, उसके रंग में क्या है परिवर्तन आ जाता है। तो दूसरा लोहे पर जंग लगना क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। जंग लगना तो ये क्या हुआ, रंग में परिवर्तन। तीसरा अगर कोई रासायनिक परिवर्तन हुआ है तो क्या होगा, या तो कोई गैस क्या होगी उत्सर्जित होगी, या तो गैस बाहर निकलेगी, गैस का उत्सर्जन। चौथा अगर रासायनिक परिवर्तन हो रहा है तो चौथा हमें कैसे पता चलेगा कि ये रासायनिक परिवर्तन है, चौथा है ताप में परिवर्तन। हमारे 10वीं के पाठ में ये हमें रासायनिक परिवर्तन के बारे में जानना है और किसी के बारे में नहीं जानना है। इसमें रासायनिक परिवर्तन की हमें पहचान करने के लिए क्या, या तो उसकी अवस्था में बदलेगी, ठोस से द्रव, द्रव से या गैस में किसी में, या तो उसके रंग में परिवर्तन होगा, या उसके किसी गैस का उत्सर्जन होगा, या ताप में परिवर्तन होगा। इसके बाद हम देखेंगे अपने पाठ के आगे सबसे पहले आपको बता देते हैं कि रासायनिक परिवर्तन के बारे में मैंने बता दिया। अब देखें रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। ऐसी कोई भी वह अभिक्रिया जिसमें दो पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, वह क्या कहलाती है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। इसके बाद कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो उसको रासायनिक समीकरण के रूप में कैसे लिखेंगे। यहाँ पे मैंने लिखा है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ये जो चिन्ह है ये दर्शाता है हमें अभिक्रिया होने को। अभिक्रिया होकर क्या बना रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसमें आपको जो इस तीर के बाईं ओर भाग है उन्हें तो कहते हैं अभिकारक।
अभिकारक, और तीर के ये जो दाईं तरफ है उन्हें कहते हैं उत्पाद। उत्पाद किसी रासायनिक अभिक्रिया में तीर के बाईं ओर जो भाग होते हैं उन्हें तो कहते हैं अभिकारक, जो तीर के दाईं ओर होते हैं उन्हें तो उत्पाद कहते हैं। अब ये रासायनिक समीकरण मैंने लिखी हुई है, इससे मैं रासायनिक समीकरण को देखो, अगर मैं इसे ऐसे लिखूंगा, अगर मैग्नीशियम की विक्रिया ऑक्सीजन से करवाने पर हमें क्या उत्पाद प्राप्त होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये तो क्या है, रासायनिक अभिक्रिया का बहुत बड़ा रूप है। इससे क्या है, हम इसे छोटे रूप में लिखने के लिए इसे हम क्या करते हैं, रासायनिक समीकरण को शब्द समीकरण के रूप में लिखते हैं। यहाँ पे देखो, ये मैग्नीशियम मैंने शब्द लिखा है, यहाँ पे ऑक्सीजन मैंने शब्द लिखा है, ये कौन से शब्द समीकरण का रूप है। इसके बाद इससे भी छोटा एक रूप और होता है जिसे हम प्रतीक चिन्ह के रूप में लिखते हैं। जैसे यहाँ पे मैग्नीशियम का प्रतीक क्या होता है, Mg होता है, ठीक है। बाद में ऑक्सीजन का प्रतीक क्या हुआ है, O2। यह विक्रिया करके क्या बना रहे हैं, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखो हमने, अब देखो इसमें से सरल रूप कौन सा, एक तो हमने लिखा है मैग्नीशियम शब्द के रूप में, और यहाँ पे हमने लिखा है मैग्नीशियम प्रतीक के रूप में। इन दोनों में से हमें स्थान कौन सा लग रहा है, ये लग रहा है, क्योंकि ये क्या है, ये प्रतीक के रूप में, उनके तत्वों को उनके प्रतीक के रूप में लिख रहे हैं, जिस कारण ये हमें लिखने में क्या है, आसानी हो रही है। जबकि इसमें क्या है, ये थोड़ा मुश्किल लग रहा है। अब देखो, रासायनिक समीकरण को लिखने का सबसे छोटा रूप होता है उनके प्रतीक चिन्हों के रूप में लिखना। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि रासायनिक समीकरण के प्रकार। रासायनिक समीकरण दो प्रकार की होती है, एक तो होती है संतुलित रासायनिक समीकरण, एक होती है असंतुलित रासायनिक समीकरण। असंतुलित रासायनिक समीकरण का दूसरा नाम होता है कंकाली समीकरण। अब हम देखेंगे कि संतुलित रासायनिक समीकरण कौन सी है और असंतुलित रासायनिक समीकरण कौन सी है। इसमें मैं आपके ब्लैक बोर्ड पर उदाहरण लिख रहा हूँ। जैसे यहाँ पर कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्रिया करके क्या बना रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें जो ये तीर का निशान हमें क्या दर्शाता है, विक्रिया होने को, और जिसके जो बाईं तरफ भाग होते हैं वह तो कहलाते हैं विकारक, और जो दाईं तरफ भाग होते हैं वह कहलाते हैं उत्पाद। तो संतुलित रासायनिक समीकरण की पहचान करने के लिए सबसे पहले यहाँ में लिखना है, यहाँ पे देखना है, यहाँ पे देखो आपको कार्बन की संख्या कितनी दिख रही है, 1 है, तो यहाँ पे लिख लेंगे कार्बन की संख्या 1। फिर यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या देखो कितनी है, ऑक्सीजन की 2 लिख लेंगे। यहाँ पे देखो कार्बन की संख्या कितनी है, 1 है, और ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 2 है। तो संतुलित रासायनिक समीकरण में अगर ये संख्या बराबर हो, उत्पाद इधर वाले उत्पाद में इधर वाले अभिकारकों के दोनों के परमाणु की संख्या बराबर हो, तो वह कौन सी समीकरण कहलाती है, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाती है। अगर ये बराबर ना हो, जैसे कि मैं उदाहरण लिख रहा हूँ यहाँ पे आगे, यहाँ पे देखो आप, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन क्रिया करके क्या बना रहे हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ पे देखो मैग्नीशियम की संख्या कितनी है, 1, ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 2। यहाँ पे मैग्नीशियम की संख्या कितनी है, 1, ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 1। यहाँ पे देखो मैग्नीशियम की एक संख्या, यहाँ पर भी एक संख्या है, ये तो बराबर है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या 2 है, ऑक्सीजन इधर संख्या कितनी है, 1 है, तो यहाँ पे ये बराबर नहीं है, तो ये कौन सी समीकरण होगी, असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो वह समीकरण जिसमें अभिकारकों व उत्पादों के परमाणुओं की संख्या क्या समान न हो, वह कौन सी समीकरण कहलाती है, असंतुलित रासायनिक समीकरण। अब देखो असंतुलित रासायनिक समीकरण है ये, इसको हम संतुलित क्यों करते हैं, हमें जरूरत क्यों पड़ी। अगर हम इसे असंतुलित पड़े रहने, जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि संतुलित कोई भी रासायनिक समीकरण है वह किसका पालन करती है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करती है। अब देखो द्रव्यमान संरक्षण का नियम हमें क्या कहता है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम हमें यह कहता है कि अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों के परमाणुओं की संख्या व उत्पादों की संख्या का मान क्या होता है, बराबर होता है। फिर से देखो, द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि अभिक्रिया में भाग लेने वाले परमाणुओं के द्रव्यमान व उत्पादों का द्रव्यमान का मान क्या होता है, बराबर होता है। यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे देखो ऑक्सीजन कितने हैं, 2 है, अगर यहाँ पे हम देखें ऑक्सीजन का द्रव्यमान 8 होगा, तो 2 ऑक्सीजन है तो द्रव्यमान कितना हो गया, 16 हो गया। लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं, 1 है, तो इसका द्रव्यमान कितना होगा, 8 होगा। यहाँ पे देखो द्रव्यमान बराबर है क्या, नहीं है। तो असंतुलित रासायनिक समीकरण को इसीलिए संतुलित करते हैं क्योंकि कोई भी रासायनिक समीकरण है वो किसका पालन करती है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करती है। इसीलिए असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। इसके संतुलित करने के लिए हमें एक विधि दी गई है। असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं, उस विधि का नाम है हिट एंड ट्रायल विधि। अब देखते हैं कि असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित किस प्रकार करते हैं। पहले चरण है अभिकारकों व उत्पादों को एक बॉक्स में बंद करेंगे। इन्हें हम क्या करेंगे, एक बॉक्स में बंद कर लिया, ठीक है, इसे हम बॉक्स में बंद करेंगे। फिर इसके नीचे लिखेंगे यहाँ पर
अभिकारकों के परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या, और यहां पे लिखेंगे लाइन के इधर उत्पादों के परमाणुओं की संख्या। यहाँ पे देखो मैग्नीशियम के परमाणु की संख्या कितनी है, 1 है। ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या कितनी है, 2 है, 2 लिख दी। यहाँ पे मैग्नीशियम के परमाणु की संख्या कितनी है, 1 है। ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या कितनी है, 1 है। यहाँ पे देखो ये बराबर है क्या, दोनों बराबर नहीं है, तो यह कौन सी समीकरण होगी, असंतुलित रासायनिक समीकरण। अगर हम इसे संतुलित करते हैं तीसरा चरण, तो हमें क्या करना है, इस रासायनिक समीकरण में हमें देखना है कि संतुलित कौन सा नहीं है। यहाँ पे देखो मैग्नीशियम तो संतुलित है, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर क्या है, 1 है। तो अगर मैं इसे 2 से गुणा कर दूं इसको, तो यहाँ पे मैग्नीशियम की संख्या कितनी होगी, 2 होगी, और ऑक्सीजन की संख्या कितनी होगी, 2 होगी। यहाँ पे अब देखो ये समीकरण संतुलित है कि यहाँ पे मैग्नीशियम 2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन भी 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन भी 2 है, लेकिन मैग्नीशियम संख्या क्या है, यहाँ पर 1 है। अगर मैं इस संख्या को 2 से गुणा कर दूं तो मैग्नीशियम संख्या कितनी होगी, 2 होगी। अब इसमें तीसरा चरण हमें क्या कहता है कि हमें अभिकारकों या परमाणु की संख्या लिखना है। उसके बाद हमें ये चेक करना है कि दोनों बराबर है या नहीं है। उसके बाद जिस भी रासायनिक समीकरण में जिस भी तत्व की परमाणु की संख्या ज्यादा हो उसे क्या करना है, सबसे पहले संतुलित करना है। इसमें यहाँ पे देखा था हमने किसकी, ऑक्सीजन यहाँ पर 2 थी, यहाँ पर 1 था, तो इसमें ज्यादा किसकी थी, ऑक्सीजन की। तो पहले संतुलित किसको करना है, ऑक्सीजन को करना है। आगे हम देखेंगे कि रासायनिक समीकरण को संतुलित तो हमने कर लिया। इसके बाद हम देखेंगे इनको लिखेंगे किस प्रकार, इनके प्रतीक चिन्ह के बारे में। अब देखो रासायनिक समीकरण में भाग लेने वाले तत्वों को उनके प्रतीक चिन्हों के बारे में लिखते हैं, जिससे हमें उनकी अवस्था के बारे में और ज्यादा पता चलता है। यहाँ पे मैंने लिखा है मैग्नीशियम अस लिखा हुआ है, ऑक्सीजन के ब्रैकेट के नीचे जी लिखा हुआ है, और इसमें लिखा हुआ है अल। इसका अर्थ क्या है कि हमें बताते हैं कि इसकी अवस्था क्या है। अब देखो पदार्थ की 4 प्रकार के पदार्थ की अवस्था होती है, जिसे पहली अवस्था का नाम है ठोस, दूसरी का द्रव, तीसरी का गैस, और चौथी का जलीय विलयन। आप देखो ठोस को अंग्रेजी में कहते हैं सॉलिड, जिसे अस से लेते हैं बड़े, और द्रव को अंग्रेजी में कहते हैं लिक्विड, जिसे एल से लेते हैं। गैस को अंग्रेजी में गैस, जिसे जी से लेते हैं, और जलीय विलयन को अंग्रेजी में कहते हैं एक्यू। अब देखो अगर हम पदार्थ की अवस्था के बारे में बताना है कि ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन क्या है, गैस है, तो हमने क्या लिख दिया, यहाँ पर गैस है। इससे हमें पदार्थ की क्या है, अवस्था के बारे में पता चल रहा है कि पदार्थ कौन सी अवस्था में है। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है अल, तो इसका मतलब पदार्थ द्रव अवस्था में है। इससे हमें पदार्थ की अवस्था के बारे में पता चलता है। आपको यह याद रखना, सुविधा के लिए हम इसको छोड़ भी सकते हैं, ये हमें ऑप्शनल है, यानी हम लिख भी सकते हैं और छोड़ भी सकते हैं। इससे जरूरी नहीं है हमें पेपर में भी इसको लिखना है, ठीक है। ये आप छोड़ भी सकते हैं समीकरण लिखते समय इसको। इसके बाद हम देखेंगे रासायनिक समीकरण के प्रकार, रासायनिक अभिक्रियाओं कितने प्रकार के होते हैं।